अल्लाह का शुक्र है कि हम SEO ब्लू फायर के आज 8वें दिन का आगाज़ कर रहे हैं। मैं आपसे नुमान अहमद मुखातिब हूँ और आज हम वेब पेज स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जिनको हम ब्रोकर ला के सर्च इंजन के अंदर अपने पेज की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं और इन फ्यूचर हमको अपने ऑन पेज की वजह से कोई नुकसान ना उठाना पड़े। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम बुनियाद बनाते हुए ऑन पेज के अंदर वेब पेज स्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। वेब पेज स्ट्रक्चर में हम जिन बातों को ज़ेर गौर लाएंगे उनमें है हेडर, यानी कि पेज में जो हेडर एरिया होता है उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, उसमें कीवर्ड की प्लेसिंग कैसे करनी होती है, वो कैसा नज़र आना चाहिए वगैरह वगैरह। नेविगेशन बार, H1 से H6 तक जो हेडिंग टैग्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कंटेंट या मजमून, यानी कि जो पेज के अंदर मवाद होता है या जो हम मजमून डालते हैं उसमें मजमून के अंदर कीवर्ड के मकामात कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर कीवर्ड की डेंसिटी क्या होनी चाहिए और कीवर्ड पे एंकर टेक्स्ट किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ब्रोकन लिंक्स, यानी कि वो लिंक्स जो पेज पे मौजूद हैं मगर काम नहीं कर रहे हों, उनको कैसे जानेंगे कि हम ये पेज कि इस पेज पे या फलां पेज पे फलां लिंक काम नहीं कर रहा। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि अगर हम कोई इमेज या पिक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाएगी। इसके अलावा पेज पर कीवर्ड के मकामात कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ कीवर्ड प्लेस किए जाते हैं और कितने कैसे किए जाते हैं। पेज पे लिंक्स की हद कितनी होनी चाहिए, फूटर में हम कीवर्ड को कैसे इस्तेमाल करेंगे या फूटर कैसा होना चाहिए। पेज की वैलिडेशन, यानी कि जो हमने पेज बना लिया है उसमें कोई HTML एरर्स तो नहीं है, वो जानेंगे। और कीवर्ड का वज़न, यानी कि यानी कौन सी जगह पे कीवर्ड कितना वेट रखता है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम वेब पेज स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, फिर फर्दर बाकी चीज़ों को हम देखेंगे। वेब पेज स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हमको इस बात का जानना ज़रूरी है कि एक वेब पेज स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और कौन कौन से उसके हिस्से होते हैं। एक वेब पेज हमारे सामने है, नज़र आ रहा है हमको। इसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हमको नज़र आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो हमारा हेडर एरिया है। इस पेज के अंदर हम देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। इसमें इन्होंने ऊपर एक टैग लाइन लिखी है। टैग लाइन उसको कहते हैं जो मेन या ऐसी लाइन जो आपके कारोबार या आपके वेब पेज को एक ही लाइन में डिफाइन कर रही हो। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी एंड डिस्क रिपेयर सर्विस फॉर लॉस्ट और डैमेज डेटा, इन्होंने एक टैगलाइन लिखी है। उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी का नाम या लोगो जो भी है वो यहाँ पे इन्होंने इसको रखा है। उसके अलावा इन्होंने हेडर के अंदर अपना फ़ोन नंबर, अपना कॉन्टैक्ट वगैरह सब इन्होंने यहीं पे दे दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने एक टैगलाइन और भी लिखी है, फास्ट अफोर्डेबल रिकवरी व्हेन यू नीड इट मोस्ट। मगर हम इस देख रहे हैं कि इस हेडर के अंदर कुछ कबाहत मौजूद है। एक तो ये कि कलर वाइज या कलर जो बैकग्राउंड का कलर है वो इतना काबिल अमल नहीं है कि उसमें जो मौजूद वर्ड्स हैं उनको रीड किया जा सके। जैसे कि इन्होंने ये जो एरिया इस्तेमाल किया है इसके अंदर इन्होंने एम्बोजिंग इफ़ेक्ट डाला हुआ है जिसकी वजह से इसको पढ़ने में
थोड़ी सी दुश्वारी का सामना है बनिस्बत इसके, इसको पढ़ने में थोड़ा दुश्वारी का सामना है। दूसरा, फ़ॉन्ट का जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो भी बेहतर नहीं है। कोई दूसरा फ़ॉन्ट, विजिबल फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। एक चीज़ हम इसमें और देखते हैं कि ये जो इमेज है इसमें इन्होंने जो अपना नाम इस्तेमाल किया है ये टेक्स्ट फॉर्म में है या इमेज है, ये कैसे पता चलेगा? आपने जस्ट यहाँ पे माउस रखना है और उसको क्लिक करके मूव करना है। तो हम देख रहे हैं कि जो चीज़ें मूव हो रही हैं उसमें कंपनी का नाम भी है और उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी इसमें मूव हो रही हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसमें आप राइट क्लिक करें, सेव एज इमेज, यानी कि आप सेव करके इसको देख सकते हैं कि इस इमेज में क्या क्या चीज़ें हैं, या सिंपल व्यू कर सकते हैं जैसे मैंने व्यू किया। तो हम देख रहे हैं कि वही हेडर है, तमाम चीज़ें हैं जो हमको नज़र आ रही थी। ये एसईओ के लिहाज से ये तरीका सही नहीं है और ये साइट जो है उसमें ये जो कीवर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं अपने हेडर के अंदर वो गूगल या सर्च इंजन की नज़र में नहीं आ सकते। तो ये जो हेडर का एरिया था ये एक तरह से जो भी यूज़र आपकी साइट पे इन होता है या दाखिल होता है सबसे पहले उसकी नज़र आपके पेज के हेडर पे पड़ती है। अगर आपका हेडर खूबसूरत या विजिबल या देखने में नज़रों में अच्छा नहीं लग रहा हो तो यूज़र हो सकता है कि आपकी साइट की तरफ तवज्जो ना दे। तो इसमें होना ये चाहिए था कि बैकग्राउंड कलर भले वो इमेज इस्तेमाल करते, मगर इसमें जो टेक्स्ट लिखा गया था या लिखा गया है वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है, इमेज फॉर्म में नहीं होना चाहिए था। इसी तरह लोगो है तो उसका अलग इमेज होना चाहिए, बैकग्राउंड इमेज अलग होना चाहिए, यानी कि हेडर का जो बैकग्राउंड इमेज है वो अलग और जो उस पर लोगो मेंशन किया जा रहा हो वो अलग होना चाहिए। तो इस साइट में पहली गलती ये थी कि पूरा हेडर उन्होंने इमेज की सूरत में रखा हुआ है। दूसरी चीज़ जो इसके बाद ज़्यादा अहम होती है या उसका नंबर आता है वो इसका मेनू होता है। मेनू के अंदर वो पेजेस होते हैं जो आपके दीगर पेज या ज़ेली पेज जिनको कहा जा सकता है उनके लिंक्स होते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इमरजेंसी सर्विसेज, कॉन्टैक्ट ए टेक्नीशियन, ऑनलाइन कोड। इन्होंने 4 यहाँ पे लिंक दिए हुए। यहाँ पे क्लिक करके आप उन पेजेस के अंदर जा सकते हैं और वहाँ दीगर सर्विसेज को देख सकते हैं। कोशिश ये की जाए कि इस मेनू के अंदर भी हम कीवर्ड का ही इस्तेमाल करें। इन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज हो सकता है उनके इस पेज के लिहाज से ये कीवर्ड हो, कॉन्टैक्ट अ टेक्नीशियन, ऑनलाइन कोड। अगर पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है तो इस पे आप ज़्यादा जोर ना दें। अगर कोशिश ये हो कि किसी तरह भी ये कीवर्ड्स ही इस्तेमाल की जाएं। आगे चलते हैं और अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ जो कि बहुत ही अहम है वो हमारा नेविगेशन बार। यहाँ हम देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारे लिंक्स दिए हैं और इसमें जो लिंक्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो उसमें जिस कीवर्ड पे ये लिंक लगाया गया है, देखना ये है कि ये कीवर्ड्स हैं कि नहीं। नेविगेशन बार में आप जो भी लिंक लगाएंगे उनका कीवर्ड होना ज़रूरी है। सर्च इंजन जो हैं लेफ़्ट साइड पे मौजूद नेविगेशन बार को पसंद करते हैं। इसकी वजह ये होती है कि इंसानी साइकोलॉजी है कि जब भी कोई चीज़ उसके सामने आती है तो सबसे पहले उसकी ज़ाहिरी चीज़ यानी कि हेडर जो है उस पर उसकी नज़र पड़ती है और उसके बाद उसकी नज़र लेफ़्ट साइड पे जो चीज़ भी होगी उस पर जाएगी। उसके बाद वो सेंटर में जो चीज़ होती है उसको देखता है, फिर राइट की चीज़ को देखता है। यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उसकी नज़र लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती है। यहाँ पे हमने जितने भी लिंक्स इस्तेमाल करने हैं वो कोशिश यही हो कि वो कीवर्ड्स हों और वो आपके इनर पेजेस भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल पेजेस भी हो सकते हैं। यानी कि आप किसी और साइट पे आपकी दूसरी साइट है या आप अपनी किसी दूसरी साइट के फलां पेज पे
यहाँ से लिंक करना चाहते हैं, या आपने कोई फाइल रखी हुई डाउनलोड के लिए, कोई भी चीज़ है आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं, मगर उसमें कोशिश आपकी यही हो कि वो कीवर्ड हो। अगर वो कीवर्ड नहीं है तो वो लिंक आपको फ़ायदा नहीं दे सकेगा। अब बात ये आती है कि हमने अपने टॉपिक में देखा था पेज पे लिंक्स की हद, यानी कि एक पेज पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने लिंक्स लगा सकते हैं। तो एक पेज में जो लिंक्स हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 लगा सकते हैं। आपके एक पेज में 100 से ज़्यादा लिंक्स नहीं होने चाहिए। अगर हैं भी किसी वजह से तो सर्च इंजन पहले के 100 लिंक्स को रिकॉर्ड करता है और उसके बाद जितने भी लिंक्स होते हैं उनको अपनी कंसिडरेशन में नहीं लेकर आता। तो आपको अपने पेज में ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं और उसमें हर कीवर्ड बगैर लिंक्स की सूरत में भी हो सकता है और लिंक्स की सूरत में भी हो सकता है। लिंक्स की सूरत में होने पे ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होता है। तो हद मैंने आपको बताई कि 100 से ज़्यादा लिंक्स आप अपने पेज पे ना रखें। अब हमको यहाँ पे कुछ हेडिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं, जैसे हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी सर्विस। हमने अब ये देखना है कि ये हेडिंग जो है वो H1, H2, H3 है कि नहीं है। कंट्रोल U करेंगे, इसको पहले कॉपी करेंगे, फिर कंट्रोल U करेंगे और यहाँ पे फाइंड करेंगे हम इसी कीवर्ड को। ये देखें यहाँ ये हमको मिला, मगर हमको ऐसा कोई भी टैग नज़र नहीं आ रहा जो H1 के ज़मरे में आता हो। स्ट्रॉन्ग का टैग तो हमको मिला है मगर ये H1 या H2 या हेडिंग टैग नहीं है। आप अपने पेज पे एक H1 टैग इस्तेमाल करें और उस H1 टैग के अंदर कीवर्ड जो आपका टारगेट कीवर्ड है उसको इस्तेमाल करें। एक सर्च इंजन जो है वो सबसे पहले जो कंसीडर करता है वो आपके कीवर्ड को करता है कि वो कहाँ कहाँ मौजूद है। आपके कंटेंट के अंदर H1 होने की सूरत में, यानी कि H1 पे मौजूद होने की सूरत में आपको वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। अभी हम आगे देखेंगे कि कीवर्ड हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें हम ये देखेंगे कि हम कीवर्ड को किन किन जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ आती है आपका कंटेंट। कंटेंट के अंदर आपने कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं और कितने करने हैं इसको हम एक डमी कंटेंट पे देखते हैं कि ये हम अपना कीवर्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल करें। हमारा टारगेट कीवर्ड ये है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो अब हम एक टेम्पलेट के ज़रिए देखते हैं कि एक कंटेंट में कीवर्ड की प्लेसिंग हम किस तरह करें। ये हमारे सामने एक टेम्पलेट है, इसको हम एज्यूम कर लें कि ये हमारा एक आर्टिकल है या एक कंटेंट है। अब ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा बड़ा हो सकता है। यहाँ जो कीवर्ड हमारा है डेटा रिकवरी सर्विस, सबसे पहली चीज़ कि आपकी हेडिंग के अंदर ये कीवर्ड आना चाहिए। ये आपका टारगेट कीवर्ड है तो ये आपका H1 टैग के साथ ये आना चाहिए। H1 टैग मैंने आपको HTML बताया था, ये HTML कोडिंग के अंदर लिखा जाएगा मगर आपके कंटेंट में ये नज़र नहीं आएगा H1 लिखा हुआ, बल्कि H1 की जो आउटपुट है वो आपको आपके वेब पेज पर नज़र आएगी। एक सर्च इंजन H1 टैग को बहुत ही गहराई से देखता है और उसमें अगर उसको कीवर्ड मिल जाता है तो वो सर्च इंजन के अंदर उसकी विजिबिलिटी को आया करता है। तो पहली बात आपने देखी कि आपका कीवर्ड आपकी हेडिंग यानी H1 टैग के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप अपना कंटेंट का पहला पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पहले ही सेंटेंस के अंदर आपका कीवर्ड आ जाए, यानी कि आपका टारगेट कीवर्ड आ जाए। अगर हमने कीवर्ड को शुरू में लिखा तो सर्च इंजन उसको ये समझता है कि ये कोई बेहतर चीज़ है, ये बेहतरीन चीज़ है जिसका शुरू में ही जिक्र कर दिया गया है। तो कीवर्ड उसने एक आपका देखा H1 टैग के अंदर और दूसरा उसको फ़ौरन यहाँ मिला तो वो उस कीवर्ड की स्ट्रेंथ उस पेज पे बढ़ जाती है। तो आप कोशिश ये करें कि हर पैराग्राफ के शुरू में ही अगर पॉसिबल हो तो वो टारगेट कीवर्ड रखने की कोशिश करें। आपने यहाँ देखा कि लाल रंग में मैंने कीवर्ड्स मेंशन किए हैं मगर यहाँ नीले रंग में है। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे आपने लिंक लगाना है अपने उस पेज का
जहां आप डेटा रिकवरी सर्विस फराम कर रहे हैं। यानी कि इनर पेज का ये एक लिंक है, इसको हम एंकर टैग कहते हैं। एंकर का मतलब तो आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज़ को फंसा लेना, अटका लेना, या जो आपने पानी के जहाज़ देखे होंगे उनको रोकने के लिए लंगर अंदाज किए जाते हैं, उर्दू में लंगर कहते हैं। तो जो लंगर होता है उसको एंकर कह लें। यानी कि ये एक तरह से हुक करता है आपके उस पेज को जहां आपने जाना होता है। तो ये एंकर टैग है। तो एंकर टैग में आपने लिंक लगाना है और इससे आपकी पेज की अहमियत और बढ़ेगी। उसके अलावा अगर आपने बुलेट्स इस्तेमाल किए हैं तो उसमें किसी एक बुलेट में कम से कम वो कीवर्ड आपका होना चाहिए, और दूसरे बुलेट्स में आपके जो दूसरे कीवर्ड्स, जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, जो आपकी सर्विस से रिलेट कर रहे हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगला पैराग्राफ शुरू हुआ तो उसमें भी हमने कोशिश की कि कीवर्ड को इस्तेमाल कर ले जाए। कोशिश ये करें कि आपके पेज पे जो मवाद है उसमें सब हेडिंग्स भी हों। तो कम से कम एक सब हेडिंग पे आपने अपना टारगेट कीवर्ड इस्तेमाल करना है, और दूसरी सब हेडिंग पे कोई दूसरा कीवर्ड, और अगर पॉसिबल बन रहा है तो वही कीवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका मजमून ख़त्म होने लगे तो उसके आखिरी सेंटेंस में वो कीवर्ड आपने इस्तेमाल करना है। तो उससे होगा ये कि आपकी पेज की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसमें कीवर्ड जो है सर्च इंजन को बार बार मिल रहा है, तो वो उसको बेस बनाते हुए आपके पेज को पहले लेके आएगा बनिस्बत उसके कि जिसमें वो कीवर्ड कम इस्तेमाल किया गया है या एसईओ के हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया गया। अगली और अहम बात वो ये कि आपके पेज पे मजमून जो है वो कितने वर्ड का होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर वेबसाइट है तो 200 से 600 के दरमियान, यानी कि 200 से नीचे ना हो या बहुत कम आप वर्ड ना लिखें तो आपकी पेज की अहमियत नहीं बढ़ेगी। अगर आपका ब्लॉग है तो 300 से 500 के दरमियान या 500 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप उतने वर्ड्स का एक मजमून लिखें। अगर आर्टिकल साइट्स हैं, यानी कि आप अपने आर्टिकल डिफरेंट आर्टिकल साइट्स में सबमिट करना चाहते हैं, तो वो 350 से लेकर 600 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक मजमून में कीवर्ड की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? वो 3% से 5%। डेंसिटी क्या चीज़ होती है? यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो पूरे आपके पेज में, मिसाल के तौर पे 100 वर्ड का आपने एक मजमून लिखा हुआ है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 100 में से 3 अल्फाज, ये 3 वर्ड ऐसे होने चाहिए जो आपके टारगेट कीवर्ड हो। 3 से 5 ये होने चाहिए। इसमें होता यह है कि अगर आपका मजमून छोटा है तो आप आसानी से कीवर्ड डेंसिटी को कवर कर सकते हैं, मगर जैसे ही आप मजमून को लंबा करते जाएंगे तो थोड़ा डेंसिटी कवर करने में मुश्किल होती है। तो इन केस अगर आपने लिखा और आपने डेंसिटी निकाली, वो आती है 2 या 1.5, तो उसी हिसाब से उसकी अहमियत कम हो गई। इसमें कोई कबाहत नहीं है या कोई रुकावट नहीं है या कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इससे कम नहीं लिखना है। अगर आपकी डेंसिटी कम आ रही है तो वो पेज पब्लिश हो जाता है, पेज नज़र आता है, मगर सर्च इंजन की नज़र में वो कम ही आता है। इसी तरह आपने 5% से ऊपर नहीं जाना है। 5% से अगर ऊपर जाएंगे तो सर्च इंजन उसको कीवर्ड स्टफिंग में ले सकता है, स्पैमिंग में ले सकता है, और आप पे कोई पेनल्टी लगा सकता है। तो 3 से 5 के दरमियान रहें। अगर 3 से कम है तो आपकी पेज की विजिबिलिटी भी उसी हिसाब से कम होगी। इसका फार्मूला क्या निकालने का? जितने भी कीवर्ड्स हैं आपके, जैसे 3 कीवर्ड्स लिखे आपने, उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, 300 आ गए, डिवाइडेड बाय वर्ड्स, यानी कि आपने 100 वर्ड्स लिखे थे तो 3% डेंसिटी आ गई। तो जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं उसको काउंट करें और उसको मल्टीप्लाई करें 100 से और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ वर्ड्स के। आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेरे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? तो उसका आसान सा फार्मूला है कि आप वर्ड में इसको पेस्ट करें, और जैसे मैंने इतनी सिलेक्शन की है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कितने वर्ड्स हैं, तो Ctrl Shift G मैंने आपको पहले भी बताया था। इससे आपको पता चल जाएगा
कि ये 386 कैरेक्टर्स हैं। वर्ड्स कितने हैं? 66 वर्ड्स हैं ये। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि डेंसिटी कितनी है, कैसे निकालूंगा मैं? तो उसका दूसरा हल ये है कि आप अपने कीवर्ड को फाइंड करें, इसको कॉपी करें और कंट्रोल F और यहाँ इसको पेस्ट कर दें और रीडिंग हाईलाइट कर दें। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये येलो कलर में हो गया। अब आप इसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, पाँचवा ये रहा। और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं इसको हम काउंट कर लेते हैं हेडिंग समेत। कंट्रोल शिफ्ट G, ये 128 वर्ड्स हैं और 5 हमारे। तो इसको आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर में हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 128, तो 3.9 डेंसिटी निकल आई। तो ये बेस्ट है कि आप इतने वर्ड्स पे आप ये डेंसिटी कवर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कम वर्ड्स पे जो मजमून लिखा जाता है उसमें डेंसिटी कवर करना निस्बतन आसान होता है बनिस्बत उसके कि बड़ा मजमून लिखा है आपने और उसमें कीवर्ड डेंसिटी कवर की जाए। तो बड़े मजमून में आप 3 रखें और कम में भी 3 रख सकते हैं, 3 से 5 के दरमियान रह सकते हैं। मगर बड़े मजमून में आप 3 या किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो 2.5 से कम ना जाएं आप। इसी में आपके पेज की बेहतरी है। ये आपका मजमून हो गया। और ये साइट जो मुझे लग रही है कि SEO पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई गई है, इसलिए कि इसमें बहुत सारी क़बातें नज़र आ रही हैं। साइट पे आप ये देख रहे हैं, ये आप अपना कोई ऐड लगा सकते हैं या अपनी साइट के लिए कोई ऐड लगा सकते हैं। आजकल एडसेंस का बड़ा ज़ोर है तो आप एडसेंस के ऐड भी लगा सकते हैं यहाँ पे, या अपनी कोई सर्विस के बारे में बता रहे हैं तो उसमें भी कीवर्ड का इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक अहम चीज़ और होती है, वो साइट का फूटर होता है। ये साइट का फूटर है, उस पर आप अपनी साइट का नाम भी लिख सकते हैं, कॉपीराइट को कोई मैसेज दे सकते हैं और वही लिंक देंगे जो आपने ऊपर टॉप मेनू में दिए थे कि अगर यूज़र नीचे आ जाए तो यहाँ से भी वो क्लिक करके अपने मतलूबा पेज में जा सकता है। इससे आपकी पेज की विजिबिलिटी और वेट बढ़ेगा। उसके अलावा अगर हम कोई ऐसी साइट देखें जो SEO के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड हो तो उसका फूटर हम देख रहे हैं। एक हमारे सामने एक फूटर है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है फूटर के अंदर ही कि अबाउट की हेडिंग डाल के इस साइट के ओनर ने अपने बारे में बताने की कोशिश की है कि ये CEO हैं और इस कंपनी के मालिक हैं और दूसरी चीज़ें इन्होंने अभी लिखी हैं। कुछ लिंक्स भी लगाए हैं उन्होंने। इसके अलावा इनका काम वर्डप्रेस के हवाले से है तो इन्होंने वर्डप्रेस की बुक के बारे में भी कुछ बताया हुआ है। कुछ सर्विसेज हैं इनकी, उन्होंने सर्विसेज को भी अच्छे अंदाज में डिफ़ाइन किया हुआ है और उसमें कीवर्ड्स इस्तेमाल किए और उस पर लिंक लगाया है। उसके अलावा और नीचे हम देखते हैं इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में पूरा कॉपीराइट यहाँ पे लिखा है और वही लिंक इस्तेमाल किए हैं जो उन्होंने ऊपर किए थे। अगर इनकी साइड हम ऊपर से देखें तो अच्छा खासा मवाद इसमें मौजूद है। और एक प्लगइन के बारे में बताया जा रहा है। ये प्लगइन आप लोग भी इंस्टॉल कर सकते हैं, SEO डॉक्टर के नाम से है। ये SEO टूल्स, ये एक तरह का SEO टूल है और आपको बड़ा हेल्पफुल रहता है और ये आपकी नीचे स्टेटस बार में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पेज के बारे में दे रहा होता है। तो ये आप अपने पास इंस्टॉल कर लें और बहुत हेल्पफुल है, यकीनन आपके काम आएगा। तो हम फूटर के बारे में बात कर रहे थे, तो ये बहुत ही सिंपल वाज़ेह तरीके से एक फूटर डिफ़ाइन किया गया है। इस तरह हम एक साइड और देखते हैं। ये एक दूसरी साइड है और इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी है और इसमें इन्होंने कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं, वो भी बोल्ड करके। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं ये लोग, डेवलपमेंट सर्विस सारी इन्होंने बताई हुई है, एक वीडियो भी लगाई हुई है।
ठीक है, यहाँ पे एक आइकन उन्होंने लगाया और इसमें कॉन्टैक्ट अस का इन्होंने लिंक लगाया एक इमेज के ऊपर। इसके अलावा अगर हम इनका मेनू देखें तो मेनू में इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में मेनू पेश किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने अपना लोगो लगाया हुआ है, अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ है और ये एक तरह से इन्होंने हेडर एरिया बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी इन्होंने दी हुई है। इसके अलावा इन्होंने मेनू के अंदर काफ़ी ये देखें सारे कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं, कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो कीवर्ड ना हो। इस तरह अबाउट अस में या अबाउट में भी इन्होंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो रिलेटेड हैं इनकी साइट से। पोर्टफोलियो, इसमें भी तमाम कीवर्ड्स हैं और देखते हैं इनकी साइट को। यहाँ देखें इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा हेडर बनाया हुआ है और इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से खूबसूरत इमेजेस इस्तेमाल की हैं, प्लेसिंग बहुत अच्छी की हुई है और कंटेंट भी यूज़ किया हुआ है। जैसे आईपैड में आते हैं तो आईपैड के बारे में तमाम ही कंटेंट आ गया है। व्यू पोर्टफोलियो और देख सकते हैं इसमें जाके बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने साइट बनाई है। अब देखें इनका फूटर, देखें आप, ये इनका फूटर है, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है, ये फूटर है इनका। इन्होंने मज़ीद तफसीलात अपने दीगर पेजेस में दी हुई हैं। इन्होंने सिर्फ एक विजिबिलिटी अच्छी बनाने के लिए, एक लुक बनाने के लिए कि यूज़र को अच्छी लगे, तो इन्होंने उस पर काम किया। मगर फूटर इनका देखें पूरा एसईओ के हिसाब से मुकम्मल है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सर्विसेज की हेडिंग उन्होंने लगाई है और तमाम सर्विसेज कीवर्ड के हिसाब से इन्होंने लिख दी हैं। आईफोन गेम डेवलपमेंट, आईफोन वेब डेवलपमेंट, आईफोन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसी तरह उन्होंने मोबाइल, एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन, आईपैड के हवाले से तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पे यूज़र इंटरफेस है। कंपनी के बारे में जो लिंक इन्होंने ऊपर लगाए हुए हैं वो इन्होंने यहाँ पे भी दिए हुए हैं। पोर्टफोलियो, उनका जितना भी इनका वर्क है वो सारे इन्होंने यहाँ दिए हुए। ब्लॉग्स के बारे में इन्होंने सारा यहाँ दिया हुआ है। अगर इनसे कांटेक्ट करना हो तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम और नीचे जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं इन्होंने अपना कॉपीराइट का मैसेज भी इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। तो ये एक मुकम्मल साइट है और इन्होंने इनर पेजेस भी लिंक किए हुए हैं। ये इनका इनर पेज है। यहाँ देखें इन्होंने टाइटल भी दिया हुआ है इस लिंक पे, आईफोन डेवलपमेंट। इस पे हम अगर क्लिक करते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ सारी इन्होंने डेवलपमेंट बताई हुई है अपनी। यहाँ कॉन्टैक्ट अस इन्होंने दिया अपना और नीचे वही फूटर। मस्जिद अंदर जाते हैं, जैसे कुरान करीम का है, इसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ इन्होंने अपना कंटेंट रखा हुआ है, जो भी इनका काम था उसके बारे में इन्होंने कंटेंट रखा हुआ है और एक एप्लीकेशन है आईफोन की, उसके बारे में बताया हुआ है। बहुत मैनेज होके ये साइट बनी हुई है और यकीनन इसकी विजिबिलिटी भी सर्च इंजन में अच्छी है। आप देखें कि एक साइट जो ऑप्टिमाइज्ड है उसका लुक कैसा है। होम पे चले जाते हैं। आपने देखा कि एक ऑप्टिमाइज्ड साइट का लुक कैसा है और इससे पहले जिस साइट पे हम काम कर रहे थे वो अनऑप्टिमाइज्ड थी और वो फोकस नहीं की गई थी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों साइट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये साइट बहुत अच्छा बिजनेस कर रही होगी और वो साइट्स इतना ख़ास कोई बिजनेस नहीं कर रही होगी। तो अगर आप एक अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं अपनी साइट से या अपने जहां आप काम कर रहे हैं वहां आप अच्छा नाम बनाना चाहते हैं या इस फील्ड में अच्छा नाम बनाना चाहते हैं, तो एसईओ को आप थोड़ा गौर से, तवज्जो से इसको जानने की कोशिश करें। इसको जितना आप जानेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है और ये आपको वक्त ही सिखाएगा। इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद यकीनन आप स्टार्ट वाले दिन से लेकर एंड वाले दिन तक अपने आप में कुछ बेहतरी और तब्दीली महसूस करेंगे। मगर एक्सपर्टीज़ आप काम करने से ही आएगी आपको। तो काम ज़रूर करें, काम करने से ही आप में निखार आएगा। अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक कीवर्ड का मुख्तलिफ जगहों पे उसका क्या वज़न होता है, यानी कि उसका वेट क्या होता है।
जैसा कि हम टाइटल डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं 100 में से नंबर देता हूँ, यानी कि परसेंटेज निकालता हूँ, तो टाइटल में कीवर्ड की मौजूदगी वो 12% होती है। यानी कि एक सर्च इंजन आपको जो 100 में से मार्क्स देता है वो 12। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में अगर आपका वही कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो 10% मजीद लगा लें, यानी कि 22% हो गया। इसी तरह आप आगे देखते जाएं। अगर आपने H1 के अंदर भी कीवर्ड का इस्तेमाल किया है तो 10%, H2 के अंदर किया है तो 8%, इसी तरह 6 तक 2%। आपने लिंक इस्तेमाल किए हुए अगर कीवर्ड पे, यानी कि उसी कीवर्ड पे जिस कीवर्ड पे बात आपने टाइटल में की है, डिस्क्रिप्शन में की है, तो जितने आपने लिंक्स इस्तेमाल किए होंगे हर लिंक का 1 नंबर या 1% उसको मिलेगा। अगर आपने उसी कीवर्ड को अपने कंटेंट में या कहीं और बोल्ड इस्तेमाल किया, यानी कि स्ट्रॉन्ग HTML टैग्स लगाए, ये HTML टैग की बात कर रहे हैं, ये हेडर सेक्शन था, ये HTML टैग्स हैं। तो इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ ये सारी HTML कमांड्स हैं। तो इसमें href एक कमांड है हमारी जो लिंक लगाने के लिए काम आती है, तो वो उसका 1%। इस तरह स्ट्रॉन्ग कमांड है जो बोल्ड करने के लिए काम आती है, 3%। em जो अटैलिक करने के लिए काम आती है, इसका 2%। और अगर पैराग्राफ में कोई कीवर्ड ने इस्तेमाल किया है उसी कीवर्ड को, तो पर कीवर्ड वो 1% आपको स्कोर देता है। इसी तरह मैं आगे देखता हूँ कि एट्रीब्यूट्स, ऑल्ट, ये भी मैं आपको बताऊंगा ये ऑल्ट एट्रीब्यूट्स और टाइटल एट्रीब्यूट्स वगैरह क्या होते हैं। तो अगर एट्रीब्यूट्स के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब में 1% पर कीवर्ड आपको स्कोर देता है। डोमेन में अगर आपने इस्तेमाल किया है, यानी आपका जो मेन डोमेन है उसका 5% है, और सब डोमेन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2% है। अगर URL में इस्तेमाल किया, URL से मुराद है कि .com के बाद स्लैश लगा के और उसका नाम आपने उस कीवर्ड पर रखा हुआ है, तो 1% उसका भी आपको स्कोर मिलता है। तो इसी तरह जितना आप कीवर्ड को इस्तेमाल करेंगे और जब ये 100% हो जाएगा तो यकीनन आपका वो पेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग होने की सूरत में वो दीगर पेज से सर्च इंजन के अंदर ऊपर नज़र आ सकता है। ये प्रिंट फॉर्म में आपको इस कोर्स के साथ जो किताबचा है उसके अंदर ये मिल जाएगा आपकी याददानी के लिए। ब्रोकन लिंक्स की मौजूदगी आपके पेज में एक जहर कातिल की तरह होती है। अगर आपके पेज में कुछ ऐसे लिंक्स मौजूद हैं जिन पे क्लिक करने से या उनका राब्ता किसी भी साइट से या किसी भी पेज से नहीं है, गूगल या कोई भी सर्च इंजन आपकी रैंकिंग को गिरा सकता है या आप रैंकिंग पाने पे कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पेज में कोई भी ब्रोकन लिंक मौजूद नहीं है। इस बात को यकीनी कैसे बनाएंगे? इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है ज़ेनू। यहाँ से हम इस सॉफ्टवेयर को खोल लेते हैं। Ctrl+N, आपने नई साइट चेक करनी है कि इसमें ब्रोकन लिंक्स मौजूद है कि नहीं, और उसी वेबसाइट का एड्रेस जिस पर हम काम कर रहे थे उसका हमने एड्रेस यहाँ लिख दिया और जस्ट ओके करना है आपने। आप यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी सारे इसने लिंक्स ओपन कर दिए हैं जो इस साइट पे मौजूद हैं, और उनको चेक करता जा रहा है, और जो ओके हैं उनको ओके की रिपोर्ट दे रहा है। यहाँ इसने एक रिपोर्ट हमको बना के दी है, और हम ये चेक करते हैं कि इसमें कोई ब्रोकन लिंक मौजूद है कि नहीं। बहुत तफसीली रिपोर्ट है। ये 3 ब्रोकन लिंक्स इसको मिले हैं जिनके लिंक्स मौजूद हैं मगर वहाँ फाइल मौजूद नहीं है। जैसे एक ये है, और ये है, ये है।
तो इनको ठीक कर लिया जाए तो उस साइट की रैंकिंग में थोड़ी बेहतरी आ जाएगी। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको किसी भी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसमें ब्रोकन लिंक्स हैं कि नहीं। ये तफसीली रिपोर्ट बना के दे देता है आपको। यहाँ देख रहे हैं बहुत डिटेल इसने रखी हुई है। यहाँ इसने एक समरी सी दी है कि 69 URLs जो है ना वो ओके है। 1 URL मेल का था वो ओके है। नॉट फाउंड 2 URL और एक नो सच होस्ट एक, ये 3 ब्रोकर लिंक थे। टोटल 73 URLs हैं और जिसमें से 2 ब्रोक हैं, बाकी 70 जो हैं वो रनिंग में है। तो ये आप फ़र्दन हर पेज का अलग अलग ब्रोकन लिंक चेक कर सकते हैं। ये इसने सिर्फ होम पेज की रिपोर्ट दी है। इसी तरह आप हर पेज को चेक करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उसमें कोई ब्रोकन लिंक मौजूद नहीं है। इमेजेस की मौजूदगी आपकी साइट पे आपकी साइट की खूबसूरती का बायस होती हैं। मगर उसमें आपने इमेजेस किस नौयत की लगाई हुई हैं और किस फॉर्मेट की लगाई हुई हैं, किस साइज़ की लगाई हुई हैं, उनको देखना नहायत ज़रूरी है। अगर आप इमेजेस का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे साइट्स पे, जैसे कि हमको एक साइट अभी सामने नज़र आ रही है, इस पे इमेजेस का इस्तेमाल हुआ है और जितनी ज़्यादा इमेजेस आप इस्तेमाल करेंगे आपकी साइट का लोडिंग टाइम उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर किसी वजह से आपको इमेजेस ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही हैं, जैसा कि मुझे अभी जो साइट नज़र आ रही है उसमें इमेजेस की ज़रूरत है कि इनको अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए इमेजेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमको इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। चाहे आपकी इमेजेस ज़्यादा हो या कम हो, साइट पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन ज़रूर की जाती है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? इमेज ऑप्टिमाइजेशन ये है कि आपकी पिक्चर की क्वालिटी भी ख़राब ना हो और उसका फ़ाइल साइज़, यानी कि कितनी बड़ी फ़ाइल बनी है, कैपेसिटी कितनी ली उसने, वो कम से कम हो। यहाँ हम एक मिसाल लेते हैं। जैसे ये एक इमेज मेरे सामने है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस साइज़ की है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव, ये फाइल मेरे पास आ गई है और इसकी मैं अगर प्रॉपर्टीज़ देख लूँ, ये एक PNG फाइल है। इमेजेस के मुख्तलिफ फॉर्मेट होते हैं, PNG, JPG, BMP, GIF वगैरह। मगर वेब पेज के अंदर जो फाइल फॉर्मेट इस्तेमाल किए जाते हैं वो PNG या JPG या GIF इस्तेमाल किया जाता है। हम ये देख रहे हैं कि ये फुल ऑप्टिमाइज्ड इमेज है, 6.3K इसका साइज़ है। वेब पेज के अंदर आप कम से कम और छोटे से छोटा साइज़ जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर है। जितना बड़ा साइज़ इस्तेमाल करेंगे उतना ही पेज लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा। 6.3K की ये फ़ाइल है और ये बिल्कुल सूट करती है, सूटेबल है ये इस वेब पेज के लिए। अब मैं आपको समझाने के लिए एक इमेज डाउनलोड करता हूँ जिसका साइज़ बड़ा है और उसको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अगर बड़े साइज़ की इमेज हमारे पास आ जाती है तो उसको हम छोटा किस तरह करेंगे। images.google.com में हम चले जाते हैं और यहाँ मैं ब्लैकबेरी, ये ब्लैकबेरी के मेरे पास कुछ इमेजेस आ गए। अब मैं यहाँ पे एक बड़े साइज़ की फ़ाइल डाउनलोड कर लेता हूँ और उसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ। ये लार्ज मैंने यहाँ क्लिक किया। अब जो भी इमेज मेरे सामने आया है वो लार्ज साइज़ का है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये इमेज पसंद आई है,
इसको मैंने राइट क्लिक किया, न्यू टैब में मैंने उसको ओपन कर लिया। ये मेरे पास इमेज आ गई है। मैंने राइट क्लिक किया, सेव इमेज, और ब्लैकबेरी बैंड के नाम से ये सेव हो रही है। ये मेरे सामने एक इमेज आ गई। अगर इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाऊं तो ये 55K की फाइल है, और इसको हम ऑप्टिमाइज करके तकरीबन 20K से भी नीचे लाने की कोशिश करते हैं। इसको हम ओपन करेंगे, फोटोशॉप। इस काम के लिए आपके पास फोटोशॉप का होना लाजमी है। इसमें ये फाइल ओपन हो गई है। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ फालतू एरिया भी मौजूद है, और ये फाइल फॉर्मेट था इसका, दोबारा देख लेते हैं, JPG है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको छोटा करना है, JPG में भी हम बना के देख लेते हैं, और PNG में भी बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ये हमको जो उसका फजूल एरिया है, हम इसको मिटाना है। हमने इसकी लेयर में जाएंगे। अगर आपको फ़ोटोशॉप चलाने नहीं आती है तो जितना मैं कर रहा हूँ आप उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बैकग्राउंड है, ये इसके लेयर सेक्शन में मैं गया हूँ। यहाँ आप डबल क्लिक करेंगे और जस्ट ओके कर देंगे तो ये लेयर में कन्वर्ट होगी। उसके बाद मैजिक टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे। ये मैजिक टूल होता है, ये W प्रेस करके भी आप इसको एक्टिव कर सकते हैं, और यहाँ पे लाके आपने क्लिक करना है और डिलीट दबा देना है। ये फजूल जो बैकग्राउंड एरिया था मैंने उसको डिलीट कर दिया। कंट्रोल D से वो डीसेलेक्ट हो जाएगा, और फिर ये है आपके पास रेक्ट एंगुलर मार्की टूल जो M दबाने से एक्टिव होता है, और ये आपने सिलेक्ट कर लेना है जितना आपको रिक्वायर्ड है। फिर आप मेनू में इमेज के अंदर जाइए और क्रॉप कमांड पे क्लिक कर दें। तो ये फजूल एरिया जो था और छोटा हो गया। अब मैं इसका साइज़ देखूंगा कि इस फाइल का साइज़ क्या है। फिर इमेज में जाएंगे हम, और इमेज साइज़ या Ctrl+Alt+I दबाने से इसका साइज़ आ जाएगा। ये विड्थ इसकी है 495, और इसकी हाइट है 768। अगर इंचेस में देखें तो 6 इंच और 10 इंच हाइट है, जो कि काफ़ी बड़ी है। और DPI यानी कि रेजोल्यूशन जो है इसकी 72 है। नॉर्मली वेब पेज पे जो इमेजेस इस्तेमाल की जाती हैं उनकी DPI 72 ही होती है। आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, मगर आपका फाइल साइज़ बढ़ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। 495 है, मैं यहाँ इसको 300 कर देता हूँ। और एक बात का ख्याल रखिएगा, ये कॉन्स्ट्रेंट प्रोपोर्शंस पे क्लिक होना चाहिए, यानी जो प्रोपोर्शनली इसको ये इसका साइज़ ख़राब ना करे। तो जैसे मैंने 300 लिखा तो प्रोपोर्शनली उसने 465 कर दिया। इसको ओके किया मैंने। व्यू इमेज थोड़ा सा छोटा हो गया। अब मैं ये 66% पे मैं इसका व्यू देख रहा हूँ, और 100% पे ये इसका व्यू है। और अगर मैं इसको मज़ीद बड़ा करता हूँ तो इतनी पिक्चर ख़राब नहीं हो रही है। 100% व्यू पे, यानी कि अगर आप अपने वेब पेज पे लगाएंगे तो इतनी बड़ी एक पिक्चर आपको नज़र आएगी। दूसरा काम आपने ये करना है कि फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल के अंदर सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस, इस पर क्लिक करना है, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+Shift+Ctrl+S। यहाँ आपके सामने एक नई विंडो नमूदार होगी। इसमें अगर आपने JPG बनानी है तो यहाँ JPG रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम JPG बना रहे हैं, इसकी क्वालिटी मीडियम है। चाहे तो मैं हाई कर सकता हूँ, और इसका सेव बटन में दबा दूँगा। अब ये पूछ रहा है सेव किधर करना है हमने, तो हम उसी लोकेशन पे करते हैं जहाँ वो दूसरी पिक्चर हमारी पड़ी हुई है। ये नाम था इसका, इसको हम ब्लैकबेरी ऑप्टिमाइज कर देते हैं। फाइल का नाम आप वही रखा करें जिस चीज़ की ये पिक्चर हो, कि आपको अगर बाद में आप देखें तो आपको समझने में और ढूंढने में आसानी हो।
सेव कर दिया मैंने। अब मैं देखता हूँ कि इसको मैं अगर डिटेल में चले जाऊँ तो ये पुरानी फ़ाइल थी, ये नई फ़ाइल है। ये 56K की थी, अब देखें ये 21K की हो गई है। अगर इसको मैं नॉर्मल व्यू पे देखूं तो ये मैंने इसको ऑप्टिमाइज़ किया है तो ये साइज़ आया है। और अगर मैं इसको पुरानी फ़ाइल को देखता हूं तो पुरानी फ़ाइल का साइज़ ये था। तो ये मेरे हिसाब से वेब पेज में लगाने के लिए साइज़ बहुत अभी भी बड़ा है। अगर आपको बड़े साइज़ की लगानी है तो थोड़ा और बड़ा करके आप लगा सकते हैं, ये इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। तो हमने देखा कि ये आधा, तकरीबन आधे से भी कम हो गई है। अगर हम इसको मज़ीद छोटा करना चाहते हैं तो फाइल साइज़ छोटा करने के लिए आपको इसका इमेज का व्यू साइज़ भी छोटा करना पड़ेगा, और जितना आप छोटा करेंगे ये फाइल साइज़ उतना ही कम हो जाएगा। एक तरीका और है, एक तो 21K की बनी थी, अगर इसको हम नॉर्मल तरीके से सेव करते हैं, फाइल पे जाइए, सेव एज़, जिफ, ये देखें यहाँ मौजूद है। अगर बहुत छोटी पिक्चर आपकी, छोटे साइज़ की थंबनेल लगाने आपको, तो हमेशा जिफ में बनाया करें और कलर उसके 128K कर दें। फाइल का साइज़ नहायत ही छोटा बनेगा, 2K 3K या ज़्यादा 5K की बनेगी। यहाँ हम JPG सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा हम इसको यहाँ PNG कर सकते हैं। PNG और JPG में फ़र्क ये होता है कि आपको अगर इमेज ऐसी लगानी है, किसी इमेज पे इमेज लगानी है, तो आपको बैकग्राउंड उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, अगर आपको ये इमेज किसी दूसरे इमेज, यानी कि एक फ़ोन ऑलरेडी मौजूद है, आपको उसके ऊपर किसी और एंगल पर रख के दिखाना है, तो आप वहाँ पे PNG फॉर्मेट यूज़ करेंगे। क्योंकि PNG फॉर्मेट अगर मैं बैकग्राउंड डिलीट कर दूँ, जैसे मैंने इसमें डिलीट किया हुआ है, ये जो बॉक्सेस आ रहे हैं इसका मतलब है कोई बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। तो आप किसी पिक्चर पे दूसरी पिक्चर रखना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, दूसरी पिक्चर जब आप रखेंगे तो अगर उसका बैकग्राउंड मौजूद होगा तो पीछे वाली पिक्चर छुप जाएगी। तो आपने सिर्फ उस इमेज को शो कराना है जो आपको रिक्वायर्ड है, यानी कि आपको एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज रखना है, तो देखने में ऐसा लगे कि दो फ़ोन मुख्तलिफ किस्म के एक साथ मुख्तलिफ एंगल पे पड़े हुए हैं, तो वहाँ आपको PNG फाइल यूज़ करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो आप JPG फाइल यूज़ करें। तो ये सेव एज किया हमने, और यहाँ पे हम JPG सिलेक्ट कर लेते हैं। एक JPG हमने वेब फॉर्मेट में सेव की थी, कि दूसरी हम नॉर्मल फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, इसका नाम हम JPG रख देते हैं, JPG.jpg, ठीक है। इसकी क्वालिटी क्या रखनी है, आप इसको मज़ीद ड्रॉप कर सकते हैं, 7.6 कर देते हैं हम, और अब देखते हैं आके कि वहाँ ये देखें तकरीबन लगभग बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। वहाँ अगर मैं इसकी क्वालिटी और गिराता तो ये और छोटा बनता। तो पहला वाला तरीका ही सही है, वहाँ आप सेव एज वेब करके इसको सेव करें, ये का आधे साइज़ में तकरीबन ये फाइल बन जाएगी। एक अच्छी वेबसाइट पे जो इमेजेस के साइज़ होते हैं मैक्सिमम 30 के, उससे ऊपर अगर साइज़ आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेज लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा। अगर इमेजेस ज़्यादा हैं तो उसी हिसाब से आपको इमेज का साइज़ और छोटा करना पड़ेगा, और इमेजेस के साइज़ भी छोटे करने पड़ेंगे। एक और चीज़ जो नहायत ही अहम है वो है कि इमेज पे कीवर्ड की हम प्लेसिंग किस तरह करें। उसके लिए आसान तरीका है कि आप राइट क्लिक करें इस पर, सेव एज, ये फाइल का नाम मुझे पता चल गया, इसको मैंने कॉपी कर लिया और कंट्रोल U करके इसका HTML या व्यू सोर्स देख लिया मैंने। कंट्रोल F, जो मैंने फाइल कॉपी की थी वहाँ से वहाँ मैंने पेस्ट की। ये देखें ये फाइल PNG यहाँ पड़ी हुई है। यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इन्होंने इमेज की हाइट बताई है, इमेज की विड्थ बताई है, और सोर्स बताया कि ये फाइल कहाँ मौजूद है। और यहाँ एक कमांड आप देख रहे हैं, Alt इज इक्वल टू Samsung Galaxy S, ये कीवर्ड है हमारा। कोई भी सर्च इंजन या गूगल जब किसी इमेज को सर्च करता है, जैसे हमने अभी जाके ब्लैकबेरी को सर्च किया था images.google.com में,
तो उसको नहीं पता होता कि ये इमेज क्या है। वो ऑल टैग से या ऑल्ट एट्रीब्यूट से इस कीवर्ड को उठाता है और इसकी बुनियाद पे ये इमेज दिखा देता है। तो यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड प्लेस करना है। ऑल्ट इज इक्वल टू कोटेशन के अंदर जो भी कीवर्ड आपने इस्तेमाल करना है लिख सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ होती है, यहाँ इन्होंने थोड़े डिफरेंट स्टाइल में इस्तेमाल की है। आप यही कमांड जिसे लिखा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी एस डील्स, आप यहाँ पे इस क्लोजिंग टैग से पहले स्पेस देके टाइटल सैमसंग गैलेक्सी एस डील्स यहाँ पे भी लिख सकते थे। इन्होंने एक क्लास बना के ये किया हुआ है, तो जिससे टाइटल इसका क्रिएट हो जाएगा। टाइटल क्या चीज़ होती है, इमेज टाइटल क्या चीज़ होती है, जैसे मैं कर्सर इस पे लेके आता हूँ तो थोड़ी देर में देखें आप मेरे सामने एक चीज़ नमूदार हुई, सैमसंग गैलेक्सी एस डील। ये वही चीज़ लिखी हुई है जो हमने यहाँ देखी, सैमसंग गैलेक्सी एस डील्स। जिससे मैं आपको बताया था कि कीवर्ड का वेट कहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे टाइटल पे अगर आपने कीवर्ड इस्तेमाल किया है अपना टारगेट कीवर्ड और ऑल पे भी किया हुआ है तो दोनों पे आपको एक एक पॉइंट या एक एक स्कोर मिल जाएगा। और आपने कीवर्ड वही इस्तेमाल करना है जिस चीज़ की वो पिक्चर है। ये नहीं कि वो किसी बैकग्राउंड की या किसी सीन की पिक्चर हो, वहाँ पे आप सैमसंग लिख रहे हो तो वो नेगेटिव उसमें चले जाएगा। जिस चीज़ की पिक्चर है वही चीज़ आपने लिखनी है। और टाइटल के अंदर भी, इमेज टाइटल के अंदर भी आप डिफरेंट चीज़ लिख सकते हैं, मगर वो भी रिलेट होना चाहिए इमेज के साथ। यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई कि इमेज का साइज़, अगर ज़्यादा इमेजेस हैं तो हर इमेज का साइज़ छोटा होगा। अगर एक इमेज है या दो इमेज हैं तो आप 30K तक का साइज़ रख सकते हैं। ज़्यादा इमेज होने की सूरत में उस हिसाब से 20K, 15K, 10K उस हिसाब से आपको छोटा करना पड़ेगा। यहाँ हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि ये स्लाइडिंग बार चल रही है। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये बनाया गया है। गूगल या सर्च इंजन जावास्क्रिप्ट को पसंद नहीं करते हैं। आपने अपने वेब पेज पे जावास्क्रिप्ट कम से कम रखना है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसको किसी अलग फाइल में लिंक करके इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्रॉलर जब आए तो उसको जावास्क्रिप्ट मिलने की सूरत में वो आपकी साइट को रीड करना छोड़ सकता है, या आपकी साइट को अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है कोई तो आपकी साइट को कोई नेगेटिव पॉइंट भी दे सकता है। तो कोशिश करें हल्के फुल्के आप जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलग फाइल लिंक करके उस पर रख के आप इसको इस्तेमाल करें। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कितने जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हुए हैं, इसमें कितने इमेजेस इस्तेमाल हुई हैं और इस फाइल का या इस वेबसाइट का लोडिंग टाइम क्या है। ये एक साइट है pingdom.com, tools.pingdom.com। यहाँ आपने जाना है और यहाँ जाके उसी साइट का URL यहाँ पेस्ट कर देना और टेस्ट नाउ। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि किस चीज़ ने कितना टाइम कंज्यूम किया है इस पेज को लोड करने में। ये देखें यहाँ पे एक लोडिंग टाइम शो कर रहा है और मुख्तलिफ साइज़ इसने दिखाए हैं मुख्तलिफ फ़ाइल के। ये फ़ाइल PNG जो थी इस साइज़ की थी, ये इस साइज़ की थी, और ये लोडिंग टाइम ये बता रहे हैं यहाँ पे कितने सेकंड में लोड हुआ है। 0.1 सेकंड पे हर एक का ये बता रहा है। सबसे ज़्यादा 1 सेकंड लिया है इस फाइल ने। ये PHP फाइल थी जो इसमें कोई प्रोग्रामिंग इस्तेमाल हो रही है, या तो कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, या कोई चेक करती है कोई फाइल, ऐसी कोई चीज़ होगी कि किसी से लिंक होकर चेक करती होगी, इसलिए लोड होने में थोड़ा सा टाइम लिया इसने। इसमें हम देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल हो रहा है।
1 2 3 4 4 जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हुए हैं, एक CSS इस्तेमाल हुई है। इसी तरह ये पूरी फाइल का लोडिंग टाइम इसने यहाँ पे जो समरी दिखाई होगी उसमें ये नज़र आएगा। टोटल लोडिंग टाइम 2 सेकंड, बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है ये। और ये डिपेंड भी करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे भी कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कितनी देर में उसको लोड करता है। गूगल का सेकंड लास्ट एल्गोरिथम में ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि जिस पेज का लोडिंग टाइम 8 सेकंड से ऊपर होगा गूगल उसकी नेगेटिव मार्किंग करेगा और रैंकिंग में उसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि आपकी साइट बहुत अच्छी बनी हुई है, आपने बहुत अच्छी एसईओ भी कर रहे हैं, मगर उसका लोडिंग टाइम बहुत ख़राब है, 20 सेकंड पे जाके लोड होती है, 25 सेकंड पे जाके लोड होती है, तो वो सारी एसईओ आपकी बेकार हो जाएगी और आपको लोडिंग टाइम की वजह से ठीक ठाक पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा और आपकी साइट पहले पेज पे नहीं आ सकेगी। तो अब जितनी भी साइट्स डिज़ाइन की जाती हैं तो उसमें इस बात को मद्देनज़र रखा जाता है कि उसका लोडिंग टाइम क्या है। जैसे आपके सामने 2 सेकंड पे ये लोड हो रही है तो आपने ऑप्टिमाइज़ करना अपनी साइट को कि कौन सी चीज़ कितना टाइम ले रही है। इस साइट पे आपने आना है और उसका नाम लिखना है अपनी साइट का, तो आपको हर चीज़ यहाँ पे अलग अलग करके बता देगा कि कौन सी चीज़ टाइम ले रही है। जो चीज़ ज़्यादा टाइम ले रही है आप उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। जैसे इसमें एक 25K की फ़ाइल है, ये इसमें बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज साइट है ये, और इसने जो पिक्चर इस्तेमाल की हैं वो कम से कम छोटे से छोटा साइज़ इस्तेमाल करने की कोशिश की है, इसलिए कि इस साइट की मजबूरी है इमेज को शो करना, हर प्रोडक्ट को शो करना, तो फाइल का साइज़ छोटा इस्तेमाल किया गया है। इस पर हम एक दूसरी साइट जिसका इमेज साइज़ बड़ा है वो हम करके देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये साइट, ये इमेजेस की साइट पे हम आए थे तो उस पर ये सारे बड़े इमेजेस वाली साइट्स हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लोड करते हैं, इसका नाम है, इसको हमने कॉपी कर लिया और पिंगडम पे आके हम इसको देखते हैं, उसको हम यहाँ देखते हैं। ये देखें यहाँ पे 177 बहुत बड़ा साइज़ है, 158 ये भी बहुत बड़ा साइज़ है। इसकी हम समरी देखते हैं कि समरी में ये क्या बता रहा है, कितनी सारी चीज़ें लोड हुई हैं और 6.4 सेकंड पे ये साइट लोड हो गई। इसका भी टाइम बुरा नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ की हुई है, मगर काफ़ी इसमें स्क्रिप्ट वगैरह इस्तेमाल हुए हैं जिसकी वजह से अगर मैं इसकी PNG साइज़ देखूं, देखें 0.1, 0.3, 0.1, कितने छोटे छोटे साइज़ इस्तेमाल किए गए। वो इसी वजह से कि लोडिंग टाइम में फ़र्क ना है। कुछ हैं इसमें ऐसी चीज़ें जो कि गौर तलब हैं, जैसे 158 ये कोई वर्डप्रेस की चीज़ इस्तेमाल हुई है, किसी और साइट से लोडिंग करने की कोशिश की है। 177 ये कोई CSS है, इसको रिड्यूस किया जा सकता है, मगर फिर भी लोडिंग टाइम अच्छा है। स्लो कनेक्शन में ये साइट्स थोड़ी स्लो लोड होगी, मगर अच्छी कनेक्शन में ये 6.4 सेकंड। और ये तो हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अगर बाहर की हम बात करें अमेरिका और UK वगैरह की, तो वहाँ इसका लोडिंग टाइम और कम होगा, इसलिए वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वहाँ के लिहाज से लोडिंग टाइम और कम होगा। यहाँ हम देखें CSS 5 इस्तेमाल किए गए और उनका लोडिंग टाइम ये है। XML कोडिंग जो है वो इतना साइज़ ले रही है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स यानी कि बाहर से जो चीज़ें लोड करके आ रही हैं वो टाइम ले रही हैं, और टोटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो 242। एक अच्छी वेबसाइट के अंदर जो है जिसका लोडिंग टाइम बहुत अच्छा होता है, वो टोटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो 150 और 200 के दरमियान होने चाहिए। 150 से कम है, जितनी साइट हल्की होगी उतना कम होगा और लोडिंग टाइम उतना अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा भारी साइट बनाने की कोशिश ना करें। अगर आपको इमेजेस इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं तो ये तरीका मैंने आपको भी बताया कि उसको छोटा करके, फ़ाइल साइज़ छोटा करके इस्तेमाल करें, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ लाजमी ग्राफिक्स डिज़ाइनर मौजूद होते हैं। तो नॉर्मली ग्राफिक्स डिज़ाइनर को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि लोडिंग टाइम वो देखे, वो सिर्फ खूबसूरती पे और अच्छी क्वालिटी पे जा रहा होता है।
तो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि आपने फ़ाइल कैसे बना के देनी है, उसने छोटा करके कैसे देना है, तो उसी हिसाब से आपको वो फाइल बना के देगा। अगर आप किसी अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आपको इस तरह काम करना पड़ेगा जो मैंने आपको अभी बताया। तो उम्मीद है कि आपको इमेजेस और लोडिंग टाइम के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन आपको मज़ीद है तो इस पर आप मज़ीद काम करते हुए इस रिसर्च कर सकते हैं, और रिसर्च करके आपको मज़ीद चीज़ें जानने को मिलेंगी। पेज स्ट्रक्चर के हवाले से जब आप सारे काम मुकम्मल कर चुके हों तो अगली चीज़ जो कि अहम है कि आपके पेज में कोई HTML एरर तो नहीं रह गया। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पेज में कोडिंग के हवाले से कोई एरर मौजूद ना हो। अगर उसमें कोई एरर मौजूद है, HTML एक फ्रेंडली लैंग्वेज है और उसमें एरर होने की सूरत में पेज आपका फिर भी लोड हो जाता है, तो आपको पता नहीं चल पाता कि आपके पेज में क्या एरर्स या क्या क्या वार्निंग रह गई हैं। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो मौजूदा पेज जो हमको नज़र आ रहा है इसमें कोई एरर्स हैं कि नहीं, तो ये हम किस तरह पता करेंगे। इसके लिए एक साइट है validator.w3.org। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि W3 क्या चीज़ है, ये इस बात के ज़िम्मेदार होते हैं कि HTML के हवाले से जो भी प्रोग्रामिंग या जो भी रिलीज़ हैं ये उसके ज़िम्मेदार हैं। तो इन्हीं की साइट पे आके हम चेक करते हैं कि हमारी वो साइट जिस पे हम अभी काम कर रहे थे उसमें कोई एरर है कि नहीं। ये हमने पेस्ट किया उस साइट का नाम और चेक कर दिया हमने। यहाँ देखें, इस साइट में लातादाद एरर्स और लातादाद वार्निंग्स मौजूद हैं। ये एरर्स इतने ज़्यादा क्यों हैं? इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जब ये साइट बनाई गई थी उस वक्त HTML की क़वाइद व ज़वाबित के हिसाब से बनाई गई होगी, मगर वक्त के गुजरने के साथ साथ HTML के अंदर भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। तो लेटेस्ट जो भी HTML चल रही है उसके हिसाब से इस साइट में ये प्रॉब्लम्स हैं और वार्निंग्स भी मौजूद हैं। वार्निंग्स का इतना बड़ा इशू नहीं है कि वार्निंग्स की सूरत में आपकी रैंकिंग में इतना फ़र्क नहीं आता, मगर एरर्स के होने की सूरत में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। एरर्स एक वजह से और भी रह जाते हैं कि जो HTML कोड कर रहा होता है, यानी कि जो HTML बनाता है, वो टैग ओपन तो करता है मगर क्लोज़ करना भूल जाता है। तो ये भी एक एरर होता है। इसमें हम देखते हैं कि एरर्स इसमें कहाँ कहाँ हैं। इन्होंने लाइन वाइज बताया कि लाइन 80 पे, कॉलम 82 पे ये कोई कमांड है, इसमें ये गलती है। ये रेड निशान जो दे रहे हैं इसमें ये बता रहे हैं ये गलती है। इसी तरह हर लाइन पे इसने एरर्स बताए हैं और इसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं अपनी HTML कोडिंग में जाके जहां हमने इसको डिज़ाइन किया है। ये जो हमारा डिज़ाइनर है उसको हम ये लिस्ट दे सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि ये इतने एरर्स और वार्निंग्स हैं, इसको आप रिमूव करें। इसको रिमूव करने के बाद यकीनन आपकी रैंकिंग में और बेहतरी आएगी और आपकी साइट को फ़ायदा होगा। तो ये बहुत आसान सी साइट है और बहुत आसान सा तरीका है, validator.w3.org। यहाँ जाके आप अपनी साइट को आप वैलिडेट कराएं और चेक करें कि इसमें कोई एरर है कि नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी साइट को चेक कर सकते हैं, किसी पेज को भी चेक कर सकते हैं। तो आपको अपने हर पेज को इसमें जाके चेक करना है और उसमें मौजूद एरर्स को ख़त्म करना है, या वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहा करें कि कोई तब्दीली आने की सूरत में हमको पता चल सके कि अब हमको क्या तब्दीली करनी है।